नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल LCM ऑनलाइन पर। हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, और 1857 की जो कुक्रांति है उसमें हम पिछले क्लास में हम लोग देखे कि किस प्रकार से मंगल पांडे इस क्रांति के शुरुआत के अग्रदूत बनते हैं। मंगल पांडे का जब धर्म नष्ट होता है, जब छल से उनको चर्बी युक्त को कारतूस मुंह में डालने के लिए मजबूर किया जाता है, धर्म नष्ट होने के बाद किस प्रकार उन्होंने मेजर ह्यूसन और कर्नल बाग की हत्या कर दिया। उसके बाद उनको अंग्रेज़ों ने एकदम बीच चौराहे पे सभी लोगों के बीच फांसी पर चढ़ा दिया। अंग्रेज़ों के दिमाग में ये बात थी कि इस प्रकार का यदि हम मंगल पांडे को दंड देंगे तो लोगों के अंदर एक डर हो जाएगा, एक दहशत हो जाएगी, और लोग हमारे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश नहीं को करेंगे। ठीक, और लेकिन होता क्या है, होता इसका उल्टा है। होता क्या है कि यह जो अंग्रेज़ों की सोच थी वो सिर्फ ये सोचते थे कि यह, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कई सारे सैन्य विद्रोह हुए थे, लेकिन छोटे छोटे विद्रोह थे वो छावनी के अंदर ही दबा दिए जाते थे न। और सैनिकों का इतना अपमानित भरा नौकरी होता था कि वो हमेशा गोरे सैनिकों के तो ताने को सुनते रहते थे, और इस प्रकार उनकी जो गरिमा थी वो एकदम नष्ट हो गई थी, और वह किसी प्रकार अपने मान सम्मान को वापस पाना चाहते थे। तो यह कई दशकों से यह अपमानजनित जिंदगी जीते हुए आए थे, और उनके मन में भी एक आक्रोश की भावना, एक बदले की भावना जन्म ले चुकी थी कि यदि कभी हमको मौका मिल गया तो इन गोरे सैनिकों को हम बता के रहेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने। अब वो दिन मंगल पांडे की शहादत से आ जाता है, जब इनको यहाँ पे मुर्शिदाबाद के निकट आपको 34वीं रेजिमेंट के विषय में जानकारी होगी। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। तो इस फांसी की सूचना आग की तरह पूरे भारत में फैल जाती है, और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है उत्तर भारत में। यह सूचना फैलते 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 कहाँ चली आई? मेरठ। मेरठ 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 में भी एक जो छावनी थी अंग्रेजी सैनिकों की, यह सूचना पहुंचती है मेरठ। और जब मेरठ के सैनिकों ने ये देखा कि मंगल पांडे अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी सम्मान की रक्षा के लिए बिना डरे वह अपने अधिकारियों पे गोली चला करके कर्नल बाग और मेजर ह्यूसन की हत्या कर दिया, सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दिया, भला ही फांसी पे ऊंचा चढ़ गया, तो क्या उनसे हम कमज़ोर है? क्या अपनी मान सम्मान और गरिमा के लिए क्या हम नहीं ऐसा कदम उठा सकते? और यह जो उनकी फांसी हुई, इसी को देख करके इनके अंदर और जुनून आ गया, और वह बदले की भावना उनके मन में आ गई, और वह मेरठ के अंदर जो छावनी थी उस छावनी के सारे गोरे सैनिकों पे, सारे अंग्रेज अधिकारियों पे वो लोग हमला करने लगे। और जब उन लोगों पे ये लोग आक्रमण को करने लगे तो सारे अधिकारी और सैनिक छावनी छोड़कर भाग जाते हैं। पूरी मेरठ की छावनी पर भारतीय सैनिकों की कब्जा हो जाती है। ठीक, इनके मनोबल का एक और कारण था। उस समय भारत में जो अंग्रेजी सैनिकों की संख्या थी वह थी मात्र 45,322, और जो अंग्रेजी सैनिकों की संख्या थी, जो भारतीय सैनिकों की संख्या थी वह थी 1,38,000। ठीक,
अब भारतीय सैनिकों के मन में एक बात और आ गई कि ये मुट्ठी भर लोग अगर हम चाह जाएं तो 1,38,000 लोग जो है 45,000 लोगों को जो है दफन करने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और इस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ता है और सारे जो है मेरठ के अधिकारियों पे गोली चला देते हैं, वो सब भाग जाते हैं। पूरे मेरठ की छावनी पे भारतीय सैनिकों का कब्जा हो जाता है। जब कब्जा हो जाता है तो वहाँ से सारे हथियार, सारे गोली, सारे बारूद लेकर के वो कूच करते हैं किस तरफ? दिल्ली की तरफ। वो कूच करते हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि उस समय दिल्ली ही पूरे उत्तर भारत का एक राजनैतिक केंद्र बिंदु था। इनका मानना था कि यदि दिल्ली पे हम कब्जा कर लेते हैं तो सांकेतिक रूप से अंग्रेज़ों को एक जवाब मिल जाएगा कि हम जो है जब दिल्ली पे कब्जा कर सकते हैं तो पूरे उत्तर भारत पे कब्जा कर सकते हैं, और इस प्रकार जो है उनका मनोबल डाउन होगा और धीरे धीरे उनको हरा करके हम भारत से बाहर निकाल देंगे। दिल्ली पहुंचते हैं दोस्तों। मेरठ में यह ज्वाला भड़कती है 10 मई 1857 ईस्वी को, और ये लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली कब पहुंचते हैं? 11 मई 1857। जी हाँ दोस्तों, मात्र एक दिन के अंदर जो मेरठ के सैनिक है वह जो है दिल्ली पहुंच जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है और किस प्रकार से ये लोग पैदल ही 24 घंटे के अंदर ये लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली। और जब दिल्ली पर पहुंचते हैं तो दिल्ली में इस समय एक मुगल बादशाह हुआ करता था। वह 82 वर्ष का बुजुर्ग था। उसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर भी उसको कहते हैं और बहादुर शाह द्वितीय भी उसको कहते हैं। ये उसका उपनाम था। यह 82 साल का बुजुर्ग। जब सैनिक दिल्ली में पहुंचते हैं तो पहुंचते हैं बहादुर शाह द्वितीय के पास और कहते हैं कि हे मुगल बादशाह, आप जो है हमारे विद्रोही सेना का नेतृत्व कीजिए। और ये इतनी क्रांतिकारी सेना है, इतनी जोशीली सेना है कि एक बार जब आप इसका नेतृत्व करेंगे तो बिना हम अंग्रेज़ों से सत्ता छीने हुए फिर बीच में रुकेंगे नहीं। बहादुर शाह जफर कहता है कि भाइयों, हम तो कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है। हमारा तो अवस्था भी ढल गया, 82 साल का मैं हो चुका हूँ, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। हम किस प्रकार से आपकी विद्रोही सेना का नेतृत्व करेंगे? लेकिन ये सैनिक लोग ये बोलते हैं कि आप मुगल वंश के प्रतीक हैं। आप जो है आपके पूर्वज अकबर, जहांगीर, शाहजहां ऐसा काम करके गए कि इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। मौका आपके यहाँ चल करके आया है। हो सकता है कि यही नेतृत्व करने के बाद जब अंग्रेज़ों को हम भगा दें तो आपका भी नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है इस सत्ता को बेदखल करने में, अंग्रेजी सत्ता को बेदखल करने में हमारा सहयोग करें। हो सकता है कि फिर से मुगल वंश की स्थापना हो और फिर से आप वास्तविक जो है बादशाह बने। अभी तो आप अंग्रेज़ों के पेंशन पे जी रहे हैं और आपका सम्मान भी वापस हो जाएगा। यह सब जब बहादुर शाह द्वितीय सुनता है तो उसके अंदर भी जो है जोश आ जाता है और यह भी इनके साथ मिल करके जो है इनका नेतृत्व करना स्वीकार कर लेता है। नेतृत्व करना क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। और जब स्वीकार कर लेता है दोस्तों, उसके बाद जो है भारतीय सैनिकों का मनोबल और जो है वो बढ़ता है और वह अंग्रेजी सैनिकों पे एकदम टूट पड़े। पूरे दिल्ली में जितने भी अंग्रेजी सैनिक थे, अधिकारी थे, सब दिल्ली छोड़ के भागने लगे। और होता क्या है? 12 मई को दिल्ली पर जो है हिंदुस्तानी या भारतीय सैनिकों का कब्जा हो जाता है। क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। 12 मई
1857 ईस्वी को जो है भारतीय सैनिकों का पूरे दिल्ली पे कब्जा हो जाता है। सब जो है जश्न मनाने लगते हैं और क्या करते हैं, कब्जा करने के बाद वह एक परिषद का गठन करते हैं और परिषद का गठन को करके पूरा जो है एक अंतरिम सरकार बनाते हैं और सरकार बना करके विभागों का बंटवारा कर लेते हैं। जो है अब इनके मन में ये हो गया कि अब हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया, अब पूरे दिल्ली का शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। जब तक अंग्रेज़ थे अपने हिसाब से चलाते थे, अब तो दिल्ली हमारी हो गई, तो हम जो है वहाँ की सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे और एक परिषद का गठन किया और इस परिषद का गठन करके दिल्ली का एक नेता चुने। तो दिल्ली का जो नेता चुने वह चुने बख्त खान को। जी हाँ दोस्तों, बख्त खान को बख्त खान को चुने और ये लोग जो है पूरे दिल्ली का शासन चलाने लगे। ठीक, अब अंग्रेज़ों का चाल देखिए, वो लोग दिल्ली छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग इस सोने की चिड़िया को किसी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि यही वह सोने की चिड़िया है जिससे पूरे विश्व में उनका साम्राज्य स्थापित होगा। और इसलिए वो दिल्ली से भागे जरूर, लेकिन दिल्ली से भाग करके जो है वह एक रणनीति बनाने लगे कि फिर हमें दिल्ली पे किस प्रकार से कब्जा करना है। और इसलिए जो है दिल्ली पे कब्जा करने के लिए जो है अंग्रेज लोग जो है दो अपने सबसे अनुभवी और सबसे योग्य नेता को दिल्ली भेजते हैं। और उस समय जो है एक निकोलसन और दूसरा हडसन, एक निकोलसन और दूसरा हडसन दिल्ली में भेजा जाता है और इनको यह कह दिया जाता है कि किसी भी प्रकार से दिल्ली पे हमारी ब्रिटिश सत्ता पुनः स्थापित होनी चाहिए। अब ये तुम लोगों का काम है कि किस प्रकार से को करते हो। निकोलसन और हडसन अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और इसमें जो है निकोलसन भारतीय सैनिकों की गोली लगने से मारा जाता है। इसको एक गोली लग जाती है और यह गोली से मारा जाता है। ठीक, अब बचता है हडसन। जब हडसन बचता है तो उसको यह सूचना मिल जाती है कि निकोलसन मार दिया गया है। वह जो है मुग़ल बादशाह के महल में जो है भागता हुआ जाता है अपने सैनिकों के साथ, और जब भागते हुए जाता है तो इसके सामने मुग़ल बादशाह के दो पुत्र मिलते हैं और दो पुत्र जब इसके सामने अचानक में आ जाते हैं तो यह घबराया हुआ, इसको कुछ समझ में नहीं आता कि हमको क्या करे क्या न करे। वो तुरंत अपनी राइफल निकालता है और बादशाह के दोनों पुत्रों की हत्या कर देता है। और जब बादशाह के दोनों पुत्रों की हत्या कर देता है हडसन, तो बादशाह डर जाता है। अब वो ये सोचता है मुग़ल बादशाह के पुत्रों का हत्या कर दिया, हम इतने बड़े बादशाह, पूरे विद्रोह का जो है हम नेतृत्व करता और पकड़े भी गए तो हमसे संधि करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, और इस तरह की कोई बात ही नहीं है, तुरंत हत्या कर दिया। इसका मतलब कि अंग्रेज़ों के अंदर हमारी बादशाहत का कोई डर नहीं है। यह सोच करके बहादुर शाह द्वितीय घबरा जाता है और घबरा करके भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? वह बहादुर शाह जफर जो है भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? हुमायूं के मकबरे में, और वहाँ जा कर के छिप जाता है। और जब छिप जाता है हुमायूं के मकबरे में तो अंग्रेजी सेना ढूंढती रह जाती है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। जब उसका कहीं अता पता नहीं चलता है दोस्तों, तब क्या होता है, अंग्रेज लोग एकदम पूरी जान लगा देते हैं उसको ढूंढने में, क्योंकि वह विद्रोही का नेता है। जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक माना नहीं जाएगा कि जो है दिल्ली पे हमारा कब्जा हो चुका है, उसका गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए
इसलिए वह छिप जाता है, उसको लोग ढूंढते रहते हैं और जब नहीं मिलता है तब यह इनाम की घोषणा कर देते हैं। जो कंपनी या अंग्रेज लोग तो इनाम की घोषणा कर देते हैं कि जो बादशाह जफर का हमें जो है पता बताएगा उसे जो है मोटी रकम ईस्ट इंडिया कंपनी इनाम में देगी। और इस प्रकार जो है एक व्यक्ति निकल के आता है और उस व्यक्ति का नाम रहता है इलाही बख्श। इलाही बख्श, इलाही बख्श नाम रहता है। यह जो है यह एक जासूस राजा है। यह जो है अंग्रेज़ों से सौदा कर लेता है कि हम आपको बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर का पता बता देंगे, लेकिन हमको धन जो है आपको देना पड़ेगा। वो कहे कोई बात नहीं, तुम पता तो बताओ। इलाही बख्श तुरंत बता देता है कि बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में ही छिपा है। आप महल में वो न ढूंढिए बल्कि मकबरे में जाके ढूंढिए। जब ये सूचना मिल जाती है दोस्तों अंग्रेज़ों को, तो परिसेना और दल बल के साथ पूरा हुमायूं के मकबरे को घेर लेते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे तलाशी प्रारंभ करते हैं और जो है जो बहादुर शाह जो है जफर को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब गिरफ्तार को कर लेते हैं दोस्तों, तो गिरफ्तार करने के बाद इसे कहाँ भेज देते हैं? रंगून। आप लोग रंगून का नाम सुने होंगे। भारत के सटा हुआ जो पूर्वी देश है म्यांमार है, वर्तमान में उसका नाम यांगून है और उसी यांगून का नाम उस समय रंगून था। इसी रंगून में भेज दिया जाता है और रंगून में इसे क्या कर दिया जाता है? निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक। और अंग्रेज लोग कहते हैं कि जब तक तुम दिल्ली में रहोगे तब तक तुम विद्रोह के प्रतीक के रूप में रहोगे। लोग तुम्हारे संकेत का इंतजार करेंगे, हमसे डरेंगे नहीं। तुमको दिल्ली से जाना पड़ेगा और जा करके रंगून में तुमको रहना पड़ेगा। वहाँ पे हम तुमको पेंशन देते रहेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि जब तक तुम दिल्ली में रहोगे तब तक यहाँ पे हम पुनः कब्जा नहीं कर सकते। अंग्रेज चाहते तो मुगल बादशाह को मार भी सकते थे, लेकिन मारे नहीं, क्योंकि यदि मार देते तो यह जो 1857 की विद्रोह की जो ज्वाला है वो और तेजी से धधक उठती और पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी और पूरी ब्रिटिश साम्राज्य उसमें जलकर राख हो जाता। इसलिए लोग बहुत चालाक थे। वो लोग बहादुर शाह द्वितीय की हत्या नहीं किए बल्कि उन्हें रंगून निर्वासित को कर दिए और यहाँ पे उनको अपनी पत्नी के साथ भेज दिए। पत्नी का नाम था शाहताहमास। शाहताहमास ये उनके साथ भेज दिए और उसी रंगून में ये जो जा कर के वह कुछ दिनों बाद इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से ये दिल्ली की कहानी थी कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें जो है किस प्रकार से जो है दिल्ली पे भारतीय सैनिकों ने कब्जा किया, लेकिन आगे की रणनीति का अभाव था और किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने पुनः अपनी रणनीति बनाई और अपने योग्य सेनापतियों को भेज करके किस प्रकार जो है पुनः दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। यही थोड़ी सी चूक, मौके तो कई आए लेकिन हमारी थोड़ी सी चूक, रणनीति और संगठन का अभाव 1857 को विफल कर देता है। और यह केवल दिल्ली की ही बात नहीं थी। जब जो है दिल्ली में यह विद्रोह जो है दबा दिया गया, उस समय जो है जो बख्त खान थे, दिल्ली के नेता जो बख्त खान थे, अभी भी यह जो है सर नहीं झुकाए, आत्मसमर्पण नहीं किए, बल्कि दिल्ली को हाथ से निकलता देखकर ये यहाँ से भाग जाते हैं। और भाग के कहाँ जाते हैं? भाग के जो जाते हैं लखनऊ। भाग के कहाँ जाते हैं? लखनऊ। और लखनऊ में उस समय 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन संभालती हैं? वीरांगना बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल यह जो है उस समय लखनऊ के
1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। और यह वीरांगना केवल महल के अंदर ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के साथ युद्ध के मैदान में हाथी पर बैठ करके स्वयं अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाती रहती थी। और बहुत ही भयानक विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के छक्के छूट गए। बख्त खान यहाँ से निकल करके बेगम हजरत महल के साथ आ जाते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह में साथ दे देते हैं और यहाँ जो है इनकी सहायता करते हैं। लेकिन जब दिल्ली उनके कब्जे में आ गई तो उसके बाद बेगम हजरत महल के विद्रोह को समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने किसे भेजा? कैंपबेल को। किसे भेजा? कैंपबेल को। और जब कैंपबेल को बेगम हजरत महल को गिरफ्तार करने के लिए भेजा तो दोस्तों कैंपबेल इतना अनुभवी जो है सैन्य अधिकारी था कि वह जानता था कि किसी विद्रोह को दबाने में कहाँ पे हमें वार करना है। सटीक वार वहीं करता था और पूरे विद्रोह का नेतृत्व करता धराशायी हो जाता था। उन लोगों का एकदम संपर्क टूट जाता था। लोगों की सूचना एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए लोग समझ ही नहीं पाते थे कि अब हमें क्या करना है आगे। और यह कैंपबेल को इसमें महारत हासिल थी। और आप देखेंगे कि कैंपबेल ही वह अनुभवी सेनापति था जो कि इसके आगे जो है कानपुर का विद्रोह महारानी झांसी के साथ, ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को दबाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और कैंपबेल ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कि 1857 के विद्रोह को दबाने में जो है कुशलतापूर्वक योग्यता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार जो है आज के वीडियो में सिर्फ हम दिल्ली और लखनऊ के विद्रोह के विषय में चर्चा करते हैं और अगली वीडियो में बाकी जो बचे हुए क्षेत्र हैं उनके भी विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। तो जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ। किस तिथि को प्रारंभ हुआ? तो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। इसके बाद जो है आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि मेरठ के सैनिकों ने जो है किस तिथि पर दिल्ली में पदार्पण किया? तो 11 मई 1857 को। और उसके बाद पूछेगा कि दिल्ली का कौन सा मुगल बादशाह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करना स्वीकार किया? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। उसके बाद पूछेगा कि दिल्ली पर विद्रोही सैनिकों या भारतीय सैनिकों का कब्जा कब हुआ? तो 12 मई 1857 ईस्वी को हुआ। उसके बाद पूछेगा कि जब दिल्ली पे कब्जा हो गया तो भारतीय सैनिकों ने जो दिल्ली में सरकार बनाई या परिषद का गठन किया तो दिल्ली का नेता किसे चुना गया? तो बख्त खान को चुना गया। ठीक। उसके बाद प्रश्न पूछेगा कि दिल्ली पे पुनः कब्जा करने के लिए किन दो अंग्रेजी सेनापतियों को भेजा गया था? निकोलसन और हडसन। और दिल्ली के विद्रोह को दबाने में कौन सा अंग्रेजी सेनापति की मृत्यु हो जाती है? तो निकोलसन की। कौन सा अंग्रेजी सेनापति बादशाह के दोनों पुत्रों की हत्या कर देता है? तो हडसन। इसके बाद जो है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय 1857 के क्रांति में कहाँ पे जाके छिप जाता है? तो हुमायूं के मकबरे में। ये सब क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है, लेकिन ये कहानी के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि यह स्टोरी आपके दिमाग में फिट हो जाए। और इस तरह से कॉन्सेप्ट के रूप में जब फैक्ट फिट होता है दिमाग में तो कभी ध्यान से उतरता नहीं है और एग्ज़ाम के पहले 2 मिनट के रिवीजन में ही सारे फैक्ट आपके जुबान पे आ जाएंगे। तो हुमायूं के मकबरे में जब बहादुर शाह जफर छिपा था तो इसकी सूचना कौन दिया था? तो इलाही बख्श दिया था। इसके बाद जो है यह पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था?
तो रंगून निर्वासित किया गया था। और उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह समाप्त दिल्ली में जब अंग्रेज़ों का पुनः कब्जा हो जाता है, तब बख्त खान जो है कहाँ चला जाता है, तो बख्त खान लखनऊ विद्रोह में बेगम हजरत महल की मदद करने चला जाता है। और लखनऊ का विद्रोह किसके द्वारा दबाया जाता है, तो कैंपबेल के द्वारा दबाया जाता है। बेगम हजरत महल, दोस्तों ये बात एकदम ध्यान रखिएगा कि बेगम हजरत महल भला ही लखनऊ का विद्रोह दबा दिया गया अंग्रेजी सेनापति कैंपबेल के हाथों, लेकिन बेगम हजरत महल में आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि वह कहाँ चली गई, वो चली गई नेपाल। और नेपाल जा कर के वह अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वहाँ से भी अपना रणनीति बनाती रही। ठीक, वहाँ से भी अपनी रणनीति बनाती रही। और इस प्रकार से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से देखिए। किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिए, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्रमबद्ध पढ़ाऊंगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने नहीं दूंगा। आप लोग इत्मीनान के साथ जो है वो पढ़िए और मिलाते रहिए। सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप लोग को मिलाते रहिए, जो टॉपिक पढ़ा देंगे उस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, लगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।